दोस्तों फाइनली हम सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और डॉन पार्ट 2 मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों फाइनली इसकी रिलीजिंग डेट है एक तरह से आ चुकी है और ये हमें तकरीबन 1 मार्च 2024 को एक तरह से देखने को मिलने वाली है। मूवी की लेंथ की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन मूवी की लेंथ है, तकरीबन 2 घंटा 50 मिनट टोटल इस मूवी की लेंथ है, जो कि बहुत ही बड़ी है। और एक्शन तो हमें इसमें देखने को मिलेगा। ये साई-फाई एक तरह से एडवेंचर ये मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। ड्यून ऑन स्क्रीन शीर्षक ड्यून पार्ट 1 एक 2021 अमेरिकी महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जो डेनिस विलेन्यूवे द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने जॉन स्पेहेट्स और एरिक रोथ के साथ पटकथा लिखी है। ये फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून फ्रेंचाइजी के इसी नाम के 1965 के उपन्यास का पहला 2 भाग वाला रूपांतरण है। दूर के भविष्य पर आधारित ये फिल्म पॉल एटराइड्स का अनुसरण करती है, क्योंकि उनका परिवार कुलीन हाउस एटराइड्स घातक और दुर्गम रेगिस्तानी ग्रह अराकिस के लिए युद्ध में शामिल है। कलाकारों की टोली में टिमोथी चालमैट, रेबेका फर्ग्यूसन, ऑस्कर इसाक, जोश ब्रोलिन, स्टैलन स्कार्सगर्ड, डेव बॉटिस्टा, स्टीफन मैकिनले हेंडरसन, जेंडाया, चांग चैन, शेरोन डंकन ब्रूस्टर, चार्लोट रैम्पलंग, जेसन मोमोआ और जेवियर बार्डेम शामिल हैं। ये फिल्म डेविड लिंच की 1984 की फिल्म और जॉन हैरिस की 2000 की टेलीविजन लघु श्रृंखला के बाद ड्यून का तीसरा रूपांतरण है। पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा एक नए रूपांतरण का निर्माण करने के असफल प्रयास के बाद लेजेंडरी एंटरटेनमेंट ने 2016 में ड्यून फिल्म और टेलीविजन अधिकार हासिल कर लिए, जिसमें विलेन्यूवे ने फरवरी 2017 में निर्देशक के रूप में हस्ताक्षर किए। उत्पादन अनुबंध केवल पहली फिल्म के लिए सुरक्षित किए गए थे, जो पहले की सफलता पर निर्भर था। एक सीक्वल का निर्माण किया जाएगा। प्रमुख फोटोग्राफी मार्च से जुलाई 2019 तक बुडापेस्ट, जॉर्डन, नॉर्वे और अबू धाबी सहित स्थानों पर हुई। ड्यून को 2020 के अंत में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रिलीज से पहले फिल्म का प्रीमियर 3 सितंबर 2021 को 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। इसके बाद इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और 22 अक्टूबर को HBO मैक्स पर स्ट्रीमिंग की गई। ड्यून बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $165 मिलियन के बजट पर $402 मिलियन की कमाई की। विलेन्यूवे के निर्देशन, पटकथा, दृश्य प्रभाव, महत्वाकांक्षा, पोशाक डिजाइन, हंस जिमर के संगीत स्कोर, सिनेमेटोग्राफी और स्रोत सामग्री के प्रति वफादारी की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों और दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते और कई अन्य प्रशंसाएं प्राप्त करने के अलावा इसे सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित 4 अन्य श्रेणियों में नामांकित किया गया। एक सीक्वल, ड्यून पार्ट 2 का विश्व प्रीमियर 15 फरवरी 2024 को लंदन के ओडियन लक्स लिसेस्टर स्क्वायर में हुआ। 4. कथानक। दूर के भविष्य में कैलाडन ग्रह के शासक ड्यूक लेटो एटराइड्स को पदीशाह सम्राट शद्दाम चतुर्थ द्वारा बैरन व्लादिमीर हरकोनेन के स्थान पर अराकिस के जागीरदार के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक कठोर रेगिस्तानी ग्रह और मसाले का एकमात्र स्रोत है, जो एक मूल्यवान मनोदैहिक पदार्थ है जो उन्नत जीवन शक्ति और जागरूकता प्रदान करता है। स्पाइस अंतरतारकीय यात्रा की कुंजी है, जो स्पेसिंग गिल्ड नेविगेटर को तुरंत और सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष पार करने के लिए स्टारशिप का मार्गदर्शन करने की क्षमता देता है। श्रद्धा। माँ ने हाउस एटराइड्स को नष्ट करने के लिए अपने सरदाव का सैनिकों द्वारा गुप्त रूप से सहायता प्राप्त अराकिस को वापस लेने के लिए हाउस हरकोनेन के लिए साजिश रची। लेटो को सम्राट पर संदेह है, लेकिन अराकिस को नियंत्रित करने और अपने रहस्यमय मूल निवासियों फ्रीमैन के साथ गठबंधन बनाने की शक्ति के खिलाफ जोखिम का आकलन करता है। लेटो की पत्नी लेडी जेसिका बेने गेसरिट की एक अनुचर है, एक विशेष बहन जिसके सदस्यों के पास उन्नत शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं।
अपने सदियों लंबे प्रजनन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उन्होंने उसे एक बेटी को जन्म देने का निर्देश दिया, जिसका बेटा क्विज़िट्स हेडेराच एक बेने गेसेरिट और मानवता को बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक दूरदर्शिता के साथ मसीहाई सुपर बीइंग बनेगा। उसने अवज्ञा की और एक बेटे पॉल को जन्म दिया, जिसे लेटो के सहयोगियों डंकन इडाहो, गुर्नी हेलेक, सुक डॉक्टर वेलिंगटन यूह और मैंटेट तुफिर हवत ने प्रशिक्षित किया है। जेसिका उसे बेने गेसेरिट अनुशासन सिखाती है। पॉल जेसिका और डंकन को भविष्य के बारे में अपने परेशान करने वाले सपने बताता है। रेवरेंड मदर और इंपीरियल सत्यवक्ता गयूस हेलेन मोहियम कैलाडन का दौरा करती हैं और उनकी मानवता और आवेग नियंत्रण का आकलन करने के लिए उन्हें मृत्यु विकल्प गोम जब्बार परीक्षण से गुजरती हैं, जिसे वो पास कर लेते हैं। गिदी प्राइम पर एक गुप्त बैठक में मोहियम ने बैरन हरकोनेन से अपने तख्तापलट में पॉल और जेसिका को छोड़ने पर जोर दिया, जिस पर वो स्पष्ट रूप से सहमत हो गया। हाउस एटराइड्स अरॉकीज के गढ़ अराकिन में पहुंचता है। डंकन की अग्रिम पार्टी ने फ्रीमैन से संपर्क बनाया है। मूल निवासी पॉल और जेसिका का सम्मान करते हैं, जिसके बारे में जेसिका बताती हैं कि यह सदियों पहले अराकिस पर बेने गेसेरिट के विश्वास के कारण है। लेटो फ्रीमैन सरदार स्टिल्गर के साथ बातचीत करता है और परिवर्तन के शाही न्यायाधीश डॉक्टर काइंस एक ग्रहविज्ञानी से मिलता है जो फ्रीमैन के बीच रहता है। काइंस ने उन्हें मसाला कटाई के खतरों और रेगिस्तान के नीचे यात्रा करने वाले विशाल रेत के कीड़ों के बारे में जानकारी दी और सुरक्षात्मक होलिज़मैन ढालों के उपयोग को मूर्खतापूर्ण बना दिया। एक उड़ान के दौरान वे नाटकीय रूप से एक फंसे हुए मसाला कटाई करने वाले दल को रेत के कीड़ों से बचाते हैं और मसाले के संपर्क में आने से पॉल को तीव्र पूर्वाभास होने लगता है। एक शिकारी की सहायता से पॉल की हत्या करने का प्रयास विफल हो जाता है। यूएह ने एटराइड्स को धोखा दिया और अराकिन की ढालों को निष्क्रिय कर दिया, जिससे हरकोनेंस और सरदोक को आक्रमण करने की अनुमति मिल गई। वह लेटो को अक्षम कर देता है, उसे अपनी पत्नी, जो बैरन की कैदी है, से बदलने की योजना बना रहा है। यूह ने लेटो के एक दांत को एक जहरीली गैस कैप्सूल से बदल दिया, जिसके साथ ड्यूक बैरन की हत्या कर सकता है। बैरन के डबल क्रॉस करने और यूएह की हत्या करने के बाद लेटो ने गैस छोड़ दी, जिससे खुद को और बैरन के मेंट पीटर डी व्रीस की मौत हो गई, लेकिन बैरन बच गया। हालांकि बैरन ने पॉल और जेसिका को मरने के लिए रेगिस्तान में गहरे तक गिराने की व्यवस्था की है, दयालु यूह ने उन्हें जीवित रहने की आपूर्ति के साथ एक फ्रेमकिट छोड़ दिया है। जेसिका अपने बंधकों पर काबू पाने और उन्हें मारने के लिए द वॉइस नामक बेने गेसेरिट तकनीक का उपयोग करती है। पॉल और जेसिका रात भर रेगिस्तान में यात्रा करते हैं, जहां मसाले से घिरे पॉल को उसके नाम पर ब्रह्मांड में लड़े गए खूनी पवित्र युद्ध के दर्शन होते हैं। बैरन हरकोनेन ने विजित अराकिस की कमान अपने भतीजे रब्बान को दी और उसे आक्रमण की लागत वसूलने के लिए मसाला उत्पादन फिर से शुरू करने का आदेश दिया। पॉल और जेसिका को डंकन और काइंस ने ढूंढ लिया और पॉल ने सम्राट के विश्वासघात की खबर से उत्पन्न होने वाले गृहयुद्ध को रोकने के लिए शादाम की बेटियों में से एक से शादी करने की अपनी योजना का खुलासा किया। वे सरदौक द्वारा पाए जाते हैं, लेकिन पॉल और जेसिका को भागने में सक्षम बनाने के लिए डंकन ने खुद को बलिदान कर दिया। काइंस घातक रूप से घायल हो गया है और उसे और रदाउका को खाने के लिए एक रेत के कीड़े को लालच देता है। गहरे रेगिस्तान में पॉल और जेसिका का सामना स्टिल्गर जनजाति से होता है, जिसमें चानी भी शामिल है, जो पॉल के सपनों की लड़की थी। फ्रीमैन योद्धा जैमिस ने स्टिल्गर की उनके प्रति नरमी का विरोध किया और पॉल को मौत के अनुष्ठानिक द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी, जिसे पॉल जीत गया। जेसिका की इच्छा के विरुद्ध पॉल अराकिस में शांति लाने के अपने पिता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए फ्रीमैन में शामिल हो गया। कास्ट करें। पॉल एटराइड्स के रूप में टिमोथी चालमैट, हाउस एटराइड्स के ड्यूकल उत्तराधिकारी 5-6। लेडी जेसिका के रूप में रेबेका फर्ग्यूसन, पॉल की बेने गेसेरिट माँ और लेटो की पत्नी 5। ड्यूक लेटो एटराइड्स, पॉल के पिता और हाउस एटराइड्स के नेता के रूप में ऑस्कर इसाक 5।
गर्नी हेलेक के रूप में जोश ब्रोलिन, हाउस एटराइड्स के हथियार मास्टर और पॉल के गुरुओं में से एक 5। बैरन व्लादिमीर हरकोनेन के रूप में स्टैलन स्कार्सगर्ड, हाउस हरकोनेन के नेता, हाउस एटराइड्स के दुश्मन और अराकिस के पूर्व प्रबंधक 5। ग्लोसू रब्बान के रूप में डेव बॉतिस्ता, बैरन हरकोनेन के भतीजे 5। डॉक्टर लिटकाइंस के रूप में शेरोन डंकन ब्रूस्टर, इंपीरियल पारिस्थितिकी विज्ञानी और अराकिस पर परिवर्तन के न्यायाधीश 5। स्टीफन मैकिनले हेंडरसन, थुफिर हावत के रूप में हाउस एटराइड्स के सदस्य 5। चानी के रूप में जेंडिया, एक रहस्यमय युवा फ्रीमैन महिला जो पॉल के सपनों में दिखाई देती है 5। डॉक्टर वेलिंगटन यूए के रूप में चांग चैन, हाउस एटराइड्स में कार्यरत एक सुख डॉक्टर 5। रेवरेंड मदर मोहियम के रूप में चार्लोट रैम्पलिंग, सम्राट की बेने गेसरिट सत्यवक्ता 5। डंकन इडाहो के रूप में जेसन मोमोआ, हाउस एटराइड्स के तलवारबाज और पॉल के गुरुओं में से एक 5। स्टिल्गर के रूप में जेवियर बार्डेम, सीएच ताबर में फ्रीमैन जनजाति के नेता 5। डेविड डेस्टमाल्चियन पीटर डी व्रीज के रूप में हाउस हरकोनेन के मैंट 5। जैमिस के रूप में बाब्स ओलुसान मोकुन, सीएच ताबर का एक फ्रीमैन 5। शेडआउट मैप्स के रूप में गोल्डा रोशुवल, हाउस एटराइड्स के लिए हाउसकीपर के रूप में काम करने वाला एक फ्रीमैन 5। लेफ्टिनेंट लैनविले के रूप में रोजर युआन, गुर्नी हालेक के दूसरे कमांड इन कमांड 7। इसके अलावा सहायक कलाकारों के सदस्यों में शामिल हैं बदलाव के अग्रदूत के रूप में बेंजामिन क्लेमेंटाइन, कैलादान में शाही प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मैरियन फेथफुल, जीन गिल्पिन और एलेन डबिन ने पैट्रिक बेने गेसरिट को आवाज दी है, जिनकी आवाज पॉल ने अपने दर्शन में सुनी है। 5. फिल्म के संपादक जो वॉकर, पॉल की फिल्म बुक्स के लिए कथन प्रदान करते हैं। 8. उत्पादन पृष्ठभूमि। ये भी देखें ड्यून उपन्यास, अनुकूलन और ड्यून फ्रेंचाइजी। 1965 में फ्रैंक हर्बर्ट के उपन्यास ड्यून के प्रकाशन के बाद इसे संभावित फिल्म संभावनाओं के लिए पहचाना गया और उपन्यास को फिल्म में रूपांतरित करने के अधिकार 1971 से कई निर्माताओं के पास हैं। पुस्तक के आधार पर एक रूपांतरण बनाने के प्रयासों पर विचार किया गया। इसकी विषय वस्तु की व्यापकता के कारण यह अफिल्मन योग्य नहीं है। 91011 प्रशंसकों के बीच पुस्तक की स्थिति का मतलब था कि मजबूत औचित्य के बिना विचलन संभावित रूप से फिल्म की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। 12. एलेजांद्रो जोडोरोव्स्की ने 1970 के दशक में पुस्तक का 14 घंटे का रूपांतरण बनाने के अधिकार हासिल कर लिए, लेकिन परियोजना अंततः पर्याप्त धनराशि सुरक्षित करने में विफल रही। यह विकास प्रयास डॉक्यूमेंट्री फिल्म जोडोरोव्स्कीज ड्यून 2013 का विषय बन गया। 13. डेविड लिंच की ड्यून 1984 में राफेला डी लॉरेंटिस द्वारा निर्मित 3 घंटे की फिल्म के रूप में बनाई गई थी, लेकिन इसे घटाकर 137 मिनट कर दिया गया। इसे खराब तरीके से स्वीकार किया गया और लिंच ने स्वयं ही इसे अस्वीकार कर दिया। 12141516 996 में निर्माता रिचर्ड पी. रुबिनस्टीन ने उपन्यास के अधिकार हासिल कर लिए। रुबिनस्टीन द्वारा निर्मित और जॉन हैरिस द्वारा निर्देशित एक लाइव एक्शन लघु श्रृंखला फ्रैंक हर्बर्ट्स ड्यून 2000 में साइंस फाई चैनल पर प्रसारित हुई। यह एक हिट रेटिंग थी और आमतौर पर लिंच की फिल्म की तुलना में इसे बेहतर प्रतिक्रिया मिली थी। कुछ समीक्षकों ने लघु श्रृंखला की इस बात के लिए आलोचना की कि उसमें फीचर फिल्म निर्माण के लिए पर्याप्त तमाशा नहीं था, साथ ही पुस्तक के प्रति बहुत अधिक वफादार रहने और प्रदर्शन द्वारा उसे नीचे खींचे जाने के लिए भी। 17-18 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैरी पॉटर की फिल्म श्रृंखला के रूपांतरणों की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बाद ड्यून का एक सफल रूपांतरण बनाने की संभावनाएं बेहतर हुईं, जिनमें से दोनों ने अधिकांश कार्यों के प्रमुख पात्रों और कथानकों को बनाए रखा। सीमित संचालन समय का प्रबंधन। 12-2008 में पैरामाउंट पिक्चर्स ने एक रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए पीटर बर्ग को काम पर रखा। 19 बर्ग ने अक्टूबर 2009 में परियोजना छोड़ दी।
20 निर्देशक पियरे मोरेल को जनवरी 2010 में काम पर रखा गया। 21 पैरामाउंट ने बाद में मार्च 2011 में परियोजना रद्द कर दी क्योंकि वे महत्वपूर्ण समझौतों पर नहीं पहुंच सके और उनके अधिकार वापस ले लिए गए। रूबिनस्टीन 22-23 विकास डेनिस विलेन्यूवे ने कहा कि ड्यून को अपनाना एक आजीवन महत्वाकांक्षा थी। उन्हें फरवरी 2017 में निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया था। 2011 में लीजेंडरी एंटरटेनमेंट के लिए विश्वव्यापी प्रोडक्शन की उपाध्यक्ष मैरी पेरेंट और उनके निर्माता साथी काइले बॉयटर ड्यून के लिए अनुकूलन अधिकार हासिल करने में कामयाब रहे। 24 आखिरकार लेजेंडरी ने नवंबर 2016 में ड्यून के लिए फिल्म और टीवी अधिकार हासिल कर लिए। 25-26 वैरायटी ने दिसंबर 2016 में रिपोर्ट दी कि डेनिस विलेन्यूवे फिल्म का निर्देशन करने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत कर रहे थे। 27 विलेन्यूवे ने सितंबर 2016 में इस परियोजना में अपनी रुचि व्यक्त करते हुए कहा था कि मेरा एक पुराना सपना ड्यून को अनुकूलित करना है, लेकिन अधिकार प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया है और मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हो पाऊंगा। 28 ड्यून फिल्म निर्देशित करने के उनके उत्साह ने पेरेंट का सम्मान अर्जित किया। माता पिता ने विलेन्यूवे को बुलाया और विलेन्यूवे द्वारा फिल्म के बारे में अपने दृष्टिकोण के बारे में बताने के बाद उन्हें तुरंत काम पर रख लिया। उन्होंने अपनी अन्य फिल्में जैसे कि अराइवल 2016 और ब्लेड रनर 2049 2017 पहले पूरी करने का फैसला किया क्योंकि वह फिल्म को विकसित करने और इसे स्वयं लिखने के लिए अधिक समय देना चाहते थे। साइंस फिक्शन फिल्मों के निर्देशन की पृष्ठभूमि के कारण उन्हें ये भी महसूस हुआ कि दून मेरी दुनिया है। 24-29 विलेन्यूवे ने अराइवल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जित करने के लगभग एक सप्ताह बाद जनवरी 2017 तक फिल्म का निर्देशन करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। 30 फरवरी तक विलेन्यूवे को आधिकारिक तौर पर फिल्म का निर्देशन करने की पुष्टि हो गई थी। 31 अराइवल और ब्लेड रनर 2049 पर विलेन्यूवे के कुछ पिछले सहयोगी ड्यून के लिए लौट आए, जिनमें फिल्म संपादक जो वॉकर, 32 प्रोडक्शन डिजाइनर पैट्रिस वर्मैट, दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक पॉल लैम्बर्ट, ध्वनि डिजाइनर और संपादक थियो ग्रीन, ध्वनि संपादक मार्क मैंगिनी 33 शामिल हैं और विशेष प्रभाव पर्यवेक्षक गर्ड नेफ्जर। 34 अन्य पिछले सहयोगियों को ड्यून पर काम करना था, लेकिन उत्पादन शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए, जिसमें दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक जॉन नेल्सन 35 और सिनेमेटोग्राफर रोजर डिकिंस शामिल थे। नहीं दिसंबर 2018 में ग्रेग फ्रेजर के साथ बदल दिया गया था। 36 ड्यून का निर्माण विलेन्यूवे, पेरेंट और काइल बॉयटर द्वारा किया गया था, जिसमें तान्या लापोइंटे, ब्रायन हर्बर्ट, बायन मैरिट, किम हर्बर्ट, थॉमस टुल, जॉन स्पैहेट्स, रिचर्ड पी. रूबिनस्टीन, जॉन हैरिस और हर्बर्ट डब्ल्यू. गेन कार्यकारी के रूप में कार्यरत थे। निर्माता और केविन जे एंडरसन रचनात्मक सलाहकार के रूप में। 37-38 गेम ऑफ थ्रोन्स के भाषा निर्माता डेविड जे. पीटरसन को अप्रैल 2019 में फिल्म के लिए भाषाएं विकसित करने की पुष्टि की गई थी। 39 लेखन मार्च 2018 में विलेन्यूवे ने कहा कि उनका लक्ष्य उपन्यास को 2 भाग वाली फिल्म श्रृंखला में रूपांतरित करना था। 40 उन्होंने वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ 2 फिल्म का सौदा हासिल किया, ठीक उसी शैली में जैसे 2017 और 2019 में स्टीफन किंग के इट के 2 भाग रूपांतरण के लिए। उन्होंने 2 फिल्में बनाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि उपन्यास एक के लिए बहुत बड़ा और जटिल था। 41 बाद के सौदों ने पहली फिल्म के निर्माण को सुरक्षित कर दिया और दूसरी फिल्म का निर्माण शुरू करने के लिए नए उत्पादन सौदे किए गए। 42 अप्रैल में पटकथा के सह लेखन के लिए एरिक रोथ को काम पर रखा गया था। 43 और बाद में जॉन स्पाइहेट्स को रोथ और विलेन्यूवे के साथ पटकथा के सह लेखन के लिए नियुक्त किया गया था। 44 मई 2018 तक विलेन्यूवे ने स्क्रिप्ट का पहला मसौदा तैयार कर लिया। 45-46 ब्रायन हर्बर्ट ने ये भी दोहराया कि नवीनतम ड्राफ्ट में जुलाई 2018 तक ड्यून के पहले भाग को शामिल किया गया है।
47 दिग्गज सीईओ जोशुआ ग्रोड ने अप्रैल 2019 में पुष्टि की कि वे एक सीक्वल बनाने की योजना बना रहे हैं और कहा कि वहां एक तार्किक जगह है किताब खत्म होने से पहले पहली फिल्म को रोकने के लिए। 48 स्पेहट्स ने कहा कि टीम ने फिल्म के लिए उपन्यास में इस्तेमाल किए गए अरब प्रभावों के चित्रण को कम कर दिया है। आज अरब दुनिया हमारे साथ है। यदि आपको आज से शुरू होने वाले उपन्यास में अराकिस पर एक प्रकार का अरब भविष्य बनाना है तो आप ऐसा करेंगे। अधिक आविष्कार करने और कम उधार लेने की जरूरत है। 49 विलेन्यूवे ने लिंच के ड्यून के रूपांतरण को देखा था और लिंच और फिल्म दोनों का सम्मान किया था, लेकिन इसमें से किसी भी तत्व पर निर्माण नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं किताब पर वापस जा रहा हूं और उन छवियों पर जा रहा हूं जो इसे पढ़ते समय सामने आईं। 50 उन्होंने फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया को आधे संतुष्ट बताया और महसूस किया कि उन्हें ये फिल्म अलग संवेदनशीलता के साथ बनानी होगी। 51 उन्होंने उन अवधारणाओं को शामिल नहीं करने का भी निर्णय लिया जिनकी जोडोरवस्की ने अपनी ड्यून फिल्म में कल्पना की थी, क्योंकि उन्हें लगा कि इसे आजमाना मेरे लिए बहुत अभिमानपूर्ण और अहंकारपूर्ण होगा। 52-53 उन्होंने बाद में बताया कि उपन्यास के पिछले रूपांतरणों ने उन्हें पूरी तरह से भयभीत नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ड्यून के प्रति उनके प्यार ने उन्हें दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट जैसा कि मैंने आपको बताई दी है, बाकी और इन्फॉर्मेशन दूँ तो 6 फरवरी 2024 को इसे ओडिशन नेशन के अंदर इसे रिलीज़ कर दिया गया था और 1 मार्च 2024 को इसे इंडिया के अंदर भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों ये इंडिया के अंदर वन्नस ब्रदर पिक्चर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो ये हमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सभी रीजनल लैंग्वेजों में देखने को मिलेगी। OTT राइट के बारे में बात की जाए तो OTT राइट इसके जहाँ तक है प्राइम वीडियो और या एक तरह से नेटफ्लिक्स, दोनों में से एक खरीदने वाला ऐप ही कोई एक तरह से इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आई है। जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। अब आगे मैं इसके बारे में और जानकारी बताऊँ उससे पहले बजट के ऊपर बात कर लेते हैं। मूवी का बजट तकरीबन 190 मिलियन डॉलर था, जो कि बहुत ही बेहतरीन मूवी एक तरह से हमें देखने को मिलने वाली है इस बजट के अंदर। तो इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता दी। अब आगे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। समकालीन दर्शकों के लिए पुस्तक को अनुकूलित करने में विलेन्यूवे पृथ्वी के समकालीन अति दोहन से संबंधित उस समय के बाद से हुई वास्तविकताओं पर विचार करना चाहते थे, और उन्होंने अपनी पटकथा को एक आने वाली उम्र की कहानी, लेकिन साथ ही एक आह्वान भी माना। युवाओं के लिए कार्रवाई। 41 ऐसा करते हुए विलेन्यूवे उस अनुभव को फिर से बनाना चाहते थे जो उन्होंने किशोरावस्था में पहली बार किताब पढ़ते समय महसूस किया था। 54 उन्होंने फिल्म के लिए उपन्यास के कई हिस्सों को सुव्यवस्थित किया और पुस्तक के माहौल और कविता को बरकरार रखना चाहते थे। 55 इसमें पुस्तक में प्रयुक्त आंतरिक एकालापों और पुरालेखों को समाप्त करना और छद्म पुरातन संवाद को सरल बनाना शामिल था। 24 इसके बजाय उन्होंने कहानी को पॉल और जेसिका के इर्द गिर्द केंद्रित किया, उन्हें एक गुप्त हाथ के इशारे वाली भाषा दी जिसका उपयोग वे एक दूसरे से चुपचाप संवाद करने के लिए कर सकते थे। फिल्म सम्राट और साम्राज्य के आसपास की राजनीति के कई पहलुओं को भी कम कर देती है, क्योंकि उनका मानना था कि वह उपन्यास का दायरा और शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है इसकी खोज को बनाए रख सकते हैं, जबकि अभी भी पॉल की आने वाली उम्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कहानी। 55 फिल्मी किताबों का समावेश किताब से लिया गया था। विलेन्यूवे चाहते थे कि यह पॉल की सीखने की भूख और अराकिस और फ्रीमेन संस्कृति के बारे में जानने की उनकी इच्छा को व्यक्त करे। 54 कुछ पात्रों को कम प्रमुखता दी गई, जैसे बैरन हरकोनेन, उनके दरबार के सदस्य, और मेंटट्स थुफिर हावत और पीटर डी व्रीस, लेकिन पर्याप्त रूप से स्थापित किए गए ताकि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। 55 वह बैरन को एक व्यंग्यचित्र के बजाय एक जटिल प्रतिपक्षी के रूप में चित्रित करना चाहते थे। उनका मानना था कि उपन्यास में उन्हें बाद वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और उन्होंने कर्नल कर्ट्स से प्रेरणा ली। 41-54 एक और बड़ा बदलाव पुस्तक में महिला पात्रों को अधिक सम्मान और प्रमुखता देने के लिए उनके
कुछ पहलुओं को बदलना था, क्योंकि विलेन्यूवे को लगा कि पुस्तक में स्त्रीत्व एक महत्वपूर्ण विषय था। 55 रेबेका फर्ग्यूसन के अनुसार डेनिस पुस्तक में फ्रैंक के काम का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कई महिलाओं के लिए आर्क की गुणवत्ता को एक नए स्तर पर लाया गया है। उन्होंने कुछ बदलाव किए थे और अब उन्हें खूबसूरती से चित्रित किया गया है। 41 लेडी जेसिका को एक सैनिक और बेने गेसेरिट के सदस्य के रूप में एक विस्तारित भूमिका दी गई थी। इस प्रकार स्टूडियो ने इस भूमिका को योद्धा पुजारिन का नाम दिया, जो कि अंतरिक्ष नन के मजाकिया लेबल के विपरीत था, जिसे विलेन्यूवे ने किताब में निहित महसूस किया था। 41 कास्टिंग: टिमोथी चालमेट, पॉल एट्राइड्स, रेबेका फर्ग्यूसन, लेडी जेसिका, ऑस्कर इसाक, लेटो एट्राइड्स, जेंडिया, चानी, जेवियर बार्डेन, स्टिलगर, स्टेलन स्कार्सगार्ड, बैरन व्लादिमीर हरकोनेन। विलेन्यूवे ने सबसे पहले यह निर्धारित करके कास्टिंग प्रक्रिया शुरू की थी कि पॉल एट्राइड्स को कौन चित्रित करेगा और वहां से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर अभिनेताओं से संपर्क किया और महसूस किया कि अंतिम कलाकार उनकी स्वप्न सूची के करीब थे। 56 पॉल के लिए विलेन्यूवे एक ऐसे अभिनेता की इच्छा रखते थे जिसके पास किशोर के शरीर में एक बूढ़ी आत्मा हो, और उन्होंने इस भूमिका के लिए टिमोथी चालमेट को अपनी आदर्श पसंद के रूप में पहचाना। बाद में स्वीकार किया कि उनके मन में कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं था। 57-58 चालमेट, जिन्होंने पहले विलेन्यूव्स प्रिजन्स 2013 में एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था और उन्हें यह नहीं मिला था, 30 ने भी फिल्म में शामिल होने और विलेन्यूवे के साथ सहयोग करने की इच्छा जताई थी। इस प्रकार उन्होंने भूमिका के बारे में विलेन्यूवे के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने के लिए कांस फिल्म महोत्सव की यात्रा की। 1959 जुलाई 2018 तक चालमेट ने पॉल की भूमिका निभाने के लिए अंतिम बातचीत में प्रवेश कर लिया था और कुछ महीनों बाद इस भूमिका से जुड़ गए। 60-61 रेबेका फर्ग्यूसन ने सितंबर में पॉल की मां लेडी जेसिका की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। तब तक चालमेट की भूमिका के लिए पुष्टि हो चुकी थी। 44 फर्ग्यूसन ने शुरू में इस भूमिका को खारिज कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि लेडी जेसिका उनकी पिछली मिशन इम्पॉसिबल भूमिका में इल्सा फॉस्ट के समान थी और वह यह भी चाहती थीं कि उन्हें मजबूत महिला पात्रों के रूप में टाइपकास्ट नहीं किया जाए। 62 हालांकि भूमिका के बारे में विलेन्यूवे के दृष्टिकोण को सुनने और उपन्यास को पढ़ने के बाद वह इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त हो गईं। उन्होंने कहा, जब मैंने धीरे धीरे इन महिलाओं के जटिल संतुलन को समझा कि उनके पास जो पैतृक संबंध हैं, उनकी चाहत की सादगी, आपने जो कुछ बनाया है और इन सभी शेड्स को सहेजें, मुझे इससे पूरी तरह प्यार हो गया। 63 उन्हें जनवरी 2019 तक कास्ट कर लिया गया था। 64 कास्टिंग निर्देशक फ्रांसिन मैसलर ने विलेन्यूवे के लिए अभिनेताओं के 30-50 से अधिक ऑडिशन टेप संकलित किए थे, ताकि माध्यमिक भूमिकाओं के चयन के बारे में निर्णय लिया जा सके। 65 विलेन्यूवे से एक फोन कॉल के बाद डेव बॉटिस्टा को ग्लोसुरब्बन की भूमिका की पेशकश की गई थी। वह विलेन्यूवे के कट्टर प्रशंसक थे और उनसे संपर्क करना चाहते थे, लेकिन जब विलेन्यूवे ने पहली बार उनसे संपर्क किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्हें यह भूमिका मिलने पर गर्व हुआ। भूमिका स्वीकार करने के बाद उन्होंने बाद में टिप्पणी की, इस तरह के क्षणों से वास्तव में पता चलता है कि एक अभिनेता के रूप में मैं कितना आगे आ गया हूं। 66 विलेन्यूवे चाहते थे कि स्टेलन स्कार्सगार्ड बैरन व्लादिमीर हरकोनेन का किरदार निभाएं, क्योंकि उन्हें स्कार्सगार्ड डराने वाला लगता था, और गयुस हेलेन मोहियम का किरदार निभाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चार्लोट रैम्पलिंग से संपर्क किया, जिन्होंने विलेन्यूवे के काम का आनंद लेते हुए इसे स्वीकार कर लिया।
रैम्पलिंग को पहले जोडोरोव्स्की के नियोजित रूपांतरण में लेडी जेसिका की भूमिका निभाने का मौका मिला था। 67 जब ऑस्कर इसाक ने सुना कि फिल्म पर काम चल रहा है तो उन्होंने विलेन्यूवे से संपर्क किया और उनसे कहा कि वह इसमें अभिनय करना चाहते हैं। बाद में विलेन्यूवे ने उन्हें ड्यूक लेटो के रूप में कास्ट करने का फैसला किया। इसहाक ने टिप्पणी की कि यह भूमिका शारीरिक रूप से उनके अनुकूल थी। यूफोरिया से पहले जेंडिया ने 5 अन्य अभिनेत्रियों के साथ चानी की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि चालमेट के साथ उनकी केमिस्ट्री सबसे अच्छी मानी गई थी। 65 जेंडिया ने पहले प्रिजन्स देखी थी और उसका आनंद लिया था और उसके साथ काम करने के लिए उत्साहित थी। 30 बौतिस्ता, 68 स्कार्सगार्ड, 69 रैम्पलिंग, 70 इसहाक, 71 और जेंडाया सभी जनवरी 2019 में कलाकारों में शामिल हुए। 72 अगले महीने में जेवियर बारडेम, 73 जोश ब्रोलिन, 74 जेसन मोमोआ, 75 और डेविड डेस्टमाल्चियन को क्रमशः स्टिलगर, गुर्नी हैलेक, डंकन इडाहो और पीटर डी व्रीस के रूप में चुना गया। 76 विलेन्यूवे ने सीधे बारडेम को बुलाया और उन्हें भूमिका की पेशकश की, जो हैरान थे क्योंकि वह स्टिलगर का किरदार निभाना चाहते थे। उन्होंने इसकी तुलना द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में अरागोर्न के प्रति अपने व्यक्तिगत प्रेम से की। इस बीच ब्रोलिन ने मनोरंजक टिप्पणी की कि उन्होंने भूमिका स्वीकार करने से पहले स्क्रिप्ट पढ़ने का नाटक किया था, जबकि मोमोआ ने कहा कि जब वह एक पहाड़ से नीचे स्नोबोर्डिंग कर रहे थे तो उन्हें कास्टिंग कॉल आया था। बाद में उन्होंने अपनी संलिप्तता की पुष्टि के लिए स्काइप कॉल पर विलेन्यूवे से संपर्क किया। 59 डस्टमल्चियन की कास्टिंग ब्रोलिन और मोमोआ के समान थी क्योंकि जब वह लॉस एंजल्स में अपने घर में थे तब उन्हें एक कॉल आया था और विलेन्यूवे में उनके आत्मविश्वास के कारण उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही भूमिका स्वीकार कर ली थी। 77 स्टीफन मैककिनले हेंडरसन मार्च में शामिल हुए। 38 चांग चेन के साथ बातचीत शुरू हुई। 38-78 न्यूयॉर्क थिएटर में हेंडरसन के काम की प्रशंसा करने के बाद मैस्लर ने उन्हें कास्ट करने का फैसला किया और डॉक्टर यू की भूमिका के लिए दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली चीनी अभिनेताओं की एक सूची तैयार की। स्टूडियो को चेन से संपर्क करने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उन्होंने अंततः चीन में उसके प्रबंधक से संपर्क किया। बाद में चेन ने फिल्म में डॉ यू के रूप में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। बेंजामिन क्लेमेंटाइन को परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में चुनने का निर्णय मैस्लर द्वारा टिनी डेस्क कॉन्सर्ट में उनके प्रदर्शन का आनंद लेने के बाद हुआ। 65 जुलाई 2019 में यह बताया गया कि फिल्म में इस भूमिका के लिए शेरोन डंकन ब्रूस्टर को कास्ट करके लिटकाइंस के चरित्र का लिंग परिवर्तन किया जाएगा। 79 डंकन ब्रूस्टर ने इस भूमिका के लिए लंदन में जिनाजे के माध्यम से ऑडिशन दिया था, जो उस समय मैस्लर के साथ काम करने वाली एक कास्टिंग डायरेक्टर थीं। उन्होंने कहा था कि उनमें बुद्धि, शक्ति और आंतरिक शक्ति झलकती है। बाद में मैस्लर ने संभावित कलाकारों के लिए एक शॉर्टलिस्ट प्रस्तुत की, जिसमें विलेन्यूवे ने डंकन ब्रूस्टर का चयन किया। 65 उनकी कास्टिंग की पुष्टि अप्रैल 2020 में की गई थी। 41 काइंस के लिंग को बदलने का विचार जॉन स्पैहट्स ने सुझाया था, जिसे विलेन्यूवे ने तुरंत स्वीकार कर लिया। 55 डंकन ब्रूस्टर के अनुसार विलेन्यूवे ने महसूस किया कि पुस्तक से चरित्र के सार को पकड़ना आवश्यक था, लेकिन अन्य सभी पहलुओं के अनुरूप रहना आवश्यक नहीं था, और इस तरह इस बदलाव का विकल्प चुना। 42 डिजाइन, सेट और प्रॉप्स। फिल्म के लिए सेट डिजाइन प्रोडक्शन डिजाइनर पैट्रिस वर्मेट द्वारा किया गया था। 80 वर्मेट ने कहा कि ड्यून के लिए सेट डिजाइन को दर्शकों को असाधारण तत्वों पर विश्वास करने में मदद करने के लिए कहानी को यथार्थवादी सेटिंग में ढालने की आवश्यकता द्वारा निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने न्यूनतम सेट एक्सटेंशन और बिना किसी ग्रीन स्क्रीन का उपयोग करते हुए सेट को यथासंभव यथार्थवादी और व्यापक बनाने की कोशिश की।
2481 किसी भी सेट या दृश्य प्रभाव के निर्माण से पहले विलेन्यूवे और उनके स्टोरी बोर्ड कलाकार और बाद में अवधारणा कलाकार डीक फेरेंड सहित विशिष्ट लोगों के एक समूह ने फिल्म के लिए दृश्य भाषा को परिभाषित करने के लिए मिलकर काम किया। वर्मेट ने सेट डिजाइन के विकास का मार्गदर्शन करने और इसे पूरी फिल्म में उपयोग किए गए दृश्य प्रभाव डिजाइन के अनुरूप रखने के लिए एक विजुअल बाइबल बनाई और अंततः बाद में दुनिया को एक्सट्रपलेशन करने के लिए बोर्ड पर आया। उन्होंने उपन्यास को दोबारा भी पढ़ा क्योंकि उन्हें लगा कि पुस्तक बहुत सारे सुराग या संकेत देती है जो आपको चीजों को डिजाइन करने के लिए नेविगेट करने में मदद करेगी, लेकिन यह काफी निरर्थक है। उन्होंने कहा कि वह उपन्यास के बारे में विलेन्यूवे की मूल दृष्टि का समर्थन करना चाहते थे। जब उन्होंने इसे एक युवा किशोर के रूप में पढ़ा और हर्बर्ट के मूल उपन्यास के आधार पर डिजाइन तैयार किया। फिल्म की दृश्य भाषा के लिए टीम के शुरुआती मूड बोर्ड में विभिन्न प्रकार की छवियां शामिल थीं, जिनमें मेसोपोटामिया की जिग्गुराट वास्तुकला, मिस्र के संदर्भ, द्वितीय विश्व युद्ध के बंकर, ब्राजील और सोवियत संघ की क्रूरतावादी वास्तुकला, सुपर स्टूडियो द्वारा परिकल्पित मेगा स्ट्रक्चर, संगमरमर की खदानें शामिल थीं। बिजली बांध और पहाड़ों पर कब्जा करने वाले ग्लेशियरों की कल्पना। 2481-82-83 ऑर्निथॉप्टर्स के डिजाइन की कल्पना विलेन्यूवे और स्टोरीबोर्ड कलाकार सैम हुडेकी ने की थी। विलेन्यूवे चाहते थे कि ऑर्निथॉप्टर मस्कुलर हो, वह चाहते थे कि यह ड्रैगनफ्लाई और हेलीकॉप्टर जैसा दिखे, लेकिन यथार्थवादी भी दिखे, जैसे कि प्रकृति, गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के नियमों का पालन करना। यह ड्यून दुनिया के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक और एनालॉग होने की उनकी समग्र धारणा के साथ फिट बैठता है। वह चाहते थे कि उनकी टीम कॉकपिट को इस तरह से डिजाइन करे ताकि अभिनेताओं को हमेशा परिदृश्य के साथ दृश्य संपर्क में रहने की अनुमति मिल सके। 48 और 75 फीट लंबे दो फंक्शन ऑर्निथॉप्टर मॉडल लंदन के प्रॉप मेकर्स द्वारा फिल्मांकन के लिए बनाए गए थे, जिनमें संचालन योग्य दरवाजे और आंतरिक कॉकपिट क्षेत्र थे। उनका वजन 11 टन से अधिक था और उन्हें हंगरी और जॉर्डन में फिल्मांकन स्थानों तक ले जाने के लिए एक एंटोनोव कार्गो विमान की आवश्यकता थी। फिल्मांकन में उपयोग किए गए एक ऑर्निथॉप्टर, जिसका उपनाम द बकेट था, में अनुकूलन योग्य टुकड़े थे जो अधिक स्थान की अनुमति देते थे। मॉडलों को उड़ाने के लिए क्रेन का उपयोग किया गया था, जैसे कि एक दृश्य के दौरान जिसमें पॉल और गुर्नी एक रेत के कीड़े को मसाला काटने वाली मशीन को खाते हुए देखते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि फिल्मांकन के लिए ऑर्निथॉप्टर का उपयोग करना मुश्किल था, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें स्थिति में देखना काफी फायदेमंद था। 84-85 हंगरी के बुडापेस्ट में ओरिगो फिल्म स्टूडियो के साउंड स्टेज और बैकलॉट पर कई व्यावहारिक सेट बनाए गए जो 3 ग्रहों के लिए आंतरिक सज्जा के रूप में काम करते थे। कैलाडन के डिजाइन में वर्मेट ने ग्रह को उदासी की भावना देने की कोशिश की। वह चाहते थे कि कैलादान उनके गृह देश कनाडा में शरद ऋतु जैसा दिखे, क्योंकि उनका मानना था कि यह एक चक्र के अंत या एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने ग्रह की परिभाषित विशेषताओं के रूप में नाटकीय तटीय पर्वत श्रृंखलाओं और नॉर्वेजियन पाइन वाले जंगलों की पहचान की। 81 इस बीच कैलाडन के आंतरिक सेट मध्यकालीन जापानी सौंदर्यशास्त्र से प्रेरित थे, विशेष रूप से पॉल के प्रशिक्षण कक्ष से, जिसमें जटिल स्क्रीन और विस्तृत प्रकाश व्यवस्था थी। प्रॉप्स सेट डेकोरेटर रिचर्ड रॉबर्ट्स द्वारा बनाए गए थे, जिसमें कस्टम निर्मित फर्नीचर, प्रकाश व्यवस्था, डेनमार्क में उत्पादित वस्त्र और प्राचीन दिखने के लिए डिजाइन की गई अन्य वस्तुएं शामिल थीं। 84 सैंडवॉर्म के मूल डिजाइन को प्रागैतिहासिक माना गया था, जो उनके मुंह में बेलन वाली भेल से प्रेरित था। 86 सैंडवर्म की त्वचा की बनावट पेड़ की छाल और मिट्टी के चपटे पर आधारित थी।
वर्मेट ने रेत के कीड़ों के लिए उपयोग किए जाने वाले सेट डिजाइन बनाने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करते हुए कहा, यह एक ऐसा प्राणी था जिसे सम्मान मिलता था और इसे फ्रीमेन की दुनिया में लगभग एक देवता के रूप में देखा जाता है। इसलिए पहली बार आप इसका चित्रण देखते हैं, भित्तिचित्र पर रेत के कीड़े के रूप में इसके मुख से सूर्य निकलता हुआ दर्शाया गया है। 87 अराकीन का डिजाइन पुस्तक में अराकिस की जलवायु के वर्णन से प्रभावित था। वर्मेट ने इसे मानव जाति द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा निवास स्थान और एक औपनिवेशिक इकाई के रूप में एक प्रतिक्रिया जिसने मसाले के शोषण के लिए ग्रह पर कब्जा कर लिया कहा था। उन्होंने शहर के बुनियादी ढांचे को रेत के कीड़ों से बचाने के लिए रॉक बाउल आकार में डिजाइन किया और इमारतों को तेज हवा की गति से बचाने के लिए एक कोण पर बनाया। उसने उनकी दीवारें भी मोटी कर दीं क्योंकि इससे अंदरूनी हिस्सा ठंडा हो गया। टीम द्वितीय विश्व युद्ध के बंकरों, माया मंदिरों और ब्राजीलियाई आधुनिकतावाद से प्रेरित थी। चर्च की तुलना में फ्रीमेन के इतिहास और संस्कृति को पूरे निवास में विभिन्न भित्तिचित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गए। अतः मुझे लगा कि शायद उन्होंने ग्रह के उपनिवेशीकरण की कहानी बताने वाले भित्तिचित्र बनाए होंगे, लेकिन वे संभवतः बनाए गए होंगे फ्रीमेन कलाकारों द्वारा। 2483-87 एक व्यावहारिक सेट पर्यावरण प्रयोगशाला था जिसमें सरदावकर सैनिक हवा से उतरते हैं। गोलाकार गुंबद 20 फीट ऊंचा था, जिसकी तीलियां एक विशेष प्रकार के कपड़े से बनाई गई थीं, जो छाया का भ्रम पैदा करती थीं और अभिनय के लिए उचित रोशनी प्रदान करती थीं। बुडापेस्ट के बारिश के मौसम के दौरान फिल्मांकन के दौरान कृषि नियंत्रित रेत को जमीन पर रखा गया था। 82 वेशभूषा फिल्म के लिए टीम द्वारा अराकिस, कैलाडन और गिडी प्राइम के 1000 से अधिक लुक डिजाइन किए गए थे। 88 फिल्म के लिए पोशाक डिजाइन जैकलीन वेस्ट और बॉब मॉर्गन द्वारा किया गया था। विलेन्यूवे ने वेस्ट से कहा कि वह चाहते हैं कि पोशाकें इतिहास पर आधारित हों, साथ ही उन्हें विज्ञान कथा फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक भविष्यवादी विचारों से बचने का निर्देश दिया और फिल्म को दार्शनिक माहौल देने पर जोर दिया। 89 वेस्ट ने पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया और विभिन्न घरों की पहचान के प्रतीकात्मक निरूपों के लिए अतीत की खोज की, जिससे उन्हें वेशभूषा के निर्माण में सहायता मिली। उनका डिजाइन मुख्य रूप से मध्य युग से प्रेरित था और उन्होंने कल्पना की थी कि यह भविष्य में कैसा दिखेगा। वेशभूषा को डिजाइन करने के उनके दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए मॉडइवल शब्द का उपयोग किया गया था। उन्होंने फ्रीमेन और फ्रांसीसी प्रतिरोध के बीच समानताएं पाईं और सरदावकर को इस ब्रह्मांड के नाजी कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न चित्रकारों से प्रेरणा ली, जिनमें गियट्टो, फ्रांसिस्को गोया और कारवागियो और ब्रिटिश कला इतिहासकार जॉन बर्जर शामिल हैं। उन्होंने बैलेंसियागा और बेडॉइन और तुआरेग लोगों के फैशन से भी प्रेरणा ली। 89-88 स्पेसिंग गिल्ड ए विगनन पापेसी पर आधारित था, क्योंकि वेस्ट ने टेम्पलर्स के उत्पीड़न को हाउस एट्राइड्स से जोड़ा था, यह मानते हुए कि हाउस एट्राइड्स को सम्राट और उसके लोगों द्वारा धोखा दिया गया था। उन्होंने मध्यकालीन पोपों की संदर्भ तस्वीरों का इस्तेमाल किया और उनकी वेशभूषा डिजाइन करते समय इसे आधुनिक बनाया। 89 बेने गेसेरिट जादूगरनी की पोशाकें टैरो कार्ड और शतरंज के मोहरों पर आधारित थीं, जबकि हरकोनेन के कवच को एक बग के खोल के समान डिजाइन किया गया था, जिसमें संदर्भ के रूप में कीड़े, मकड़ियों, चींट। डीएनएजी ने फिल्म में 28 से अधिक दृश्यों में योगदान दिया और वाइली कंपनी और रोडियो एफएक्स सहित विक्रेताओं के साथ कुल 1700 में से 1200 वीएफएक्स शॉट्स बनाए। 115-116 कई शॉट्स में विभिन्न क्रोमा कुंजी प्रक्रिया का उपयोग किया गया। दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक पॉल लैम्बर्ट ने अराकिस और अराकीन में दृश्यों को फिल्माने के लिए सैंडस्क्रीन का उपयोग किया।
हरे आधारित पृष्ठभूमि का उपयोग करने के बजाय दृश्य प्रभाव टीम ने रेत रंग वाले पृष्ठभूमि का उपयोग किया, जो पृष्ठभूमि के लिए इच्छित रेगिस्तानी शॉट्स से मेल खाता था। सैंडस्क्रीन का उपयोग ऑर्निथॉप्टर के दृश्यों को कैप्चर करने में किया गया था। वीएफएक्स टीम ने हेलीकॉप्टर फुटेज का उपयोग किया और उन्हें वास्तविक ऑर्निथॉप्टर मॉडल के साथ बदल दिया। इससे रेत के विस्थापन, जैसे कि जब यह उतरता है और उड़ान भरता है, को पकड़ना आसान हो जाता है। इसे ऑर्निथॉप्टर मॉडलों को एक ब्लैक बॉक्स में चारों ओर धूल उड़ाते पंखे के साथ बंद करके फिल्माया गया था। पंखों को कंप्यूटर जनित इमेजरी सीजीआई का उपयोग करके डाला गया था। 107-86-114 कैलाडन में दृश्यों को फिल्माने के लिए इसी तरह की प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया था, जैसे क्रमशः आंतरिक और बाहरी दृश्यों को फिल्माने के लिए ग्रे स्क्रीन और हल्के नीले रंग वाले स्क्रीन बनाना। सलूसा सेकुंडस दृश्यों के लिए ब्लू स्क्रीन का उपयोग किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि अग्रभूमि और पृष्ठभूमि की कल्पना के आधार पर अलग अलग रंगीन स्क्रीन का उपयोग किया गया, जिससे उन्हें एक साथ संयोजित करना आसान हो गया। परिणामी शॉट भी अन्य क्रोमा कुंजी की तुलना में अधिक प्राकृतिक दिखाई दिए। 99-86-117 सेट पर लगभग 18 टन रेत और धूल का उपयोग किया गया था और टीम ने ट्रैक्टर के पीछे एक पंखे के साथ V8 इंजन का उपयोग करके रेत उड़ाने का प्रभाव बनाया। 118 सैंडवर्म सीजीआई के माध्यम से बनाए गए थे। वीएफएक्स टीम को यह तय करने में बहुत कठिनाई हुई कि सैंडवर्म कैसे चलेगा। टीम ने सैंडवर्म की गतिविधियों का पता लगाने में 1 साल से अधिक समय बिताया और कीड़े और सांप जैसे विभिन्न जानवरों के शरीर की गतिविधियों पर शोध किया। कीड़ों द्वारा बनाई गई रेत की लहरें जॉस 1975 से प्रेरित थीं। 119 विशेष प्रभाव पर्यवेक्षक गर्ड नेफ्जर ने एक हिलने वाली 8x8 फुट की स्टील प्लेट डिजाइन की और इसे रेत के नीचे रखा। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न पैटर्न का निर्माण हुआ, जिनका उपयोग निकट आने वाले रेत के कीड़ों को दर्शाने के लिए किया जाता था। बाद में बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए कंपन वाले क्षेत्रों को भी बढ़ाया गया। 99-100 टीम ने शुरू में रेगिस्तान में सतह को तोड़ने वाले रेत के कीड़ों की गति को पकड़ने के लिए कठोर विस्फोटकों का उपयोग करने पर विचार किया, लेकिन इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि मध्य पूर्व में ऐसा करना अव्यावहारिक था। इसके बजाय उन्होंने रेत को पानी की गति का अनुकरण करने के लिए हॉडिनी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। विलेन्यूवे नहीं चाहते थे कि संबंधित ध्वनि डिजाइन स्टूडियो प्रोडक्शन के रूप में प्रदर्शित हो। ध्वनि डिजाइनर मार्क मैंगिनी और थियो ग्रीन ने प्राकृतिक ध्वनियों को पकड़ने और फिल्म में उपयोग के लिए उनमें हेरफेर करने के लिए नकली वृत्तचित्र यथार्थवाद दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया, जैसे कि हाइड्रोफोन का उपयोग करके डेथ वैली में बदलती रेत की आवाज को रिकॉर्ड करना। 86 डीएनएजी की मॉन्ट्रियल और वैंकूवर सुविधाओं का उपयोग अर्राकेन आक्रमण अनुक्रम के लिए किया गया था। इसमें व्यावहारिक और डिजिटल प्रभावों का संयोजन शामिल था। मॉन्ट्रियल टीम के वीएफएक्स पर्यवेक्षक ब्रायन कॉनर ने एक डिजिटल अर्राकेन स्पेस पोर्ट बनाया, जबकि वैंकूवर टीम को विस्फोटों का अनुकरण करने का काम सौंपा गया था। बुडापेस्ट बैकलॉट्स में फिल्माए गए व्यावहारिक विस्फोटों को बाद में वीएफएक्स टीम द्वारा बढ़ाया गया, क्योंकि विशेष प्रभाव टीम के पास व्यावहारिक विस्फोटों से कोहरे के माध्यम से चमकने वाली व्यावहारिक रोशनी थी। इससे वीएफएक्स टीम को व्यावहारिक और डिजिटल शॉट्स को एक साथ आसानी से मिश्रित करने की अनुमति मिली। 96 लैम्बर्ट ने सेवन समुराई 1954 की एक क्लिप के साथ प्रयोग करने के बाद अतीत और भविष्य के फ्रेमों को मिलाकर ढालों के लिए दृश्य प्रभाव तैयार किया, जिसके परिणामस्वरूप विलेन्यूवे ने एक चमकदार लुक को मंजूरी दे दी। उन्होंने रंग भी जोड़े,
जब कोई वस्तु उछलती है तो वे नीले रंग का उपयोग करते हैं और जब वह वस्तु में प्रवेश करती है तो लाल रंग का उपयोग करते हैं। पॉल की भविष्य की दृष्टि के दृश्य को मोशन कैप्चर मोकेप का उपयोग करके फिल्माया गया था और टीम ने दृश्य में सैकड़ों सेनानियों को जोड़ने के लिए मोकेप को दोहराया। एनिमेशन पर्यवेक्षक रोबिन लखम ने दृश्य बनाने में मदद की क्योंकि टीम को मोकेप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने अग्रभूमि में विस्फोट, पृष्ठभूमि में रेत के कीड़े, पूरे दृश्य में रेत का विस्थापन भी जोड़ा और दृश्य को वास्तविक समय में प्रस्तुत करने के लिए अधिक सिमुलेशन का उपयोग किया। 100 रेगिस्तानी चूहे मुअद्दिब को बनाने के लिए टीम ने एक विस्तृत व्यावहारिक भरा हुआ मॉडल बनाया और उपयुक्त रेगिस्तानी प्रकाश व्यवस्था के लिए इसे जॉर्डन में फिल्माया। एनिमेशन टीम ने संदर्भ के रूप में निष्क्रिय बैठे जानवरों के फुटेज का उपयोग किया और माउस को एनिमेटेड किया ताकि वह केवल आवश्यक होने पर ही प्रयास करे। 120 फिल्म में क्रेओसोट बुश होलोग्राम एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके सेट पर उसकी स्थिति के आधार पर प्लेट फोटोग्राफी के दौरान चालमेट के चेहरे पर प्रकाश के विभिन्न स्लाइस को प्रक्षेपित करके बनाया गया था। इसके बाद वाइली ने अपने चारों ओर होलोग्राम जोड़कर दृश्य पूरा किया। शिकारी साधक के लिए टीम ने संदर्भ के रूप में सेट पर एक छड़ी का उपयोग किया और बाद में इसे सीजीआई के माध्यम से उचित मॉडल के साथ बदल दिया। बैरन के उत्तोलन का भ्रम पैदा करने के लिए स्कार्सगार्ड के शरीर से व्यावहारिक रिग जुड़े हुए थे। कभी कभी उत्तोलन व्यावहारिक रूप से सी-सॉ रिग के साथ किया जाता था, हालांकि उनकी पीठ से जुड़े सस्पेंसर डिवाइस को सीजीआई का उपयोग करके डाला गया था। 107-121 संगीत मुख्य लेख म्यूजिक ऑफ ड्यून 2021 फिल्म हंस जिमर ने फिल्म का स्कोर तैयार किया। हंस जिमर ने पुष्टि की कि वह मार्च 2019 में फिल्म के निर्माण की शुरुआत के करीब ड्यून का निर्माण करेंगे। 38 जिमर ने पहले ब्लेड रनर 2049 पर विलेन्यूवे के साथ काम किया था। उस समय जिमर को क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी आगामी फिल्म टेनेट पर रचना करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन जिमर ने पुस्तक के प्रति अपने व्यक्तिगत प्रेम को कारण बताते हुए ड्यून को चुना। 122 जिमर नहीं चाहते थे कि साउंड ट्रैक उनके पिछले कार्यों की तरह बजने लगे और उन्होंने पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा के असामान्य उपकरणों का इस्तेमाल किया। सदृष्टिकोण को उन्होंने एंटी ग्रूव कहा। 123 उन्होंने टोटो के संगीत से प्रभावित न होने के लिए लिंच के ड्यून को देखने से परहेज किया, इसके बजाय इसकी ध्वनियों को स्कोर में शामिल करने के लिए यूटा के रेगिस्तान में एक सप्ताह बिताया। संगीत को विविध प्रकार के वाद्ययंत्रों के सेट का उपयोग करके प्रदर्शित किया गया था, जिनमें से कुछ विशेष रूप से साउंड ट्रैक के लिए बनाए गए थे। स्कोर के कलाकारों में गिटार वादक गुथरी गोवन और गायक लॉयर कोटलर शामिल हैं। अतिरिक्त संगीत स्टीव माजारो और डेविड फ्लेमिंग द्वारा तैयार किया गया था। दोनों ने जिमर के साथ मिलकर अपने टुकड़ों को थीम पर रखने के लिए काम किया था। 123 साउंड ट्रैक टुकड़ों में हाउस एट्राइड्स थीम के लिए बैकपाइप शामिल हैं। जिमर ने कहा कि सदन में बैकपाइप का उपयोग करने का विचार विलेन्यूवे का प्राचीन और जैविक विचार था। जिमर कोविड-19 महामारी के बीच एडिनबर्ग के आसपास 30 बैकपाइप वादकों को ढूंढने में सक्षम रहे और उन्हें एक चर्च में खेलते हुए रिकॉर्ड किया। 124 पहले ड्यून ट्रेलर के लिए जिमर ने पिंक फ्लॉयड के गीत एक्लिप्स के कवर की रिकॉर्डिंग के लिए फेस्टाइम महामारी प्रतिबंधों के कारण आवश्यक के माध्यम से 32 व्यक्ति गायक मंडल की निगरानी की। गाना बजाने वालों के सदस्य सांता मोनिका में जिमर के रिमोट कंट्रोल स्टूडियो में 4 से अधिक 8 अलग अलग सत्रों के समूहों में एकत्र हुए, जबकि जिमर ने घर से संचालन किया। 125 वाटर टावर म्यूजिक द्वारा फिल्म के लिए 3 साउंड ट्रैक एल्बम जारी किए गए,
जिनमें 3 सितंबर 2017 सितंबर और 22 अक्टूबर 2021 को द ड्यून स्केचबुक साउंड ट्रैक से संगीत, ड्यून ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक और द आर्ट एंड सोल ऑफ ड्यून शामिल हैं। क्रमश विलेन्यूवे ने कहा कि जिमर ने नए उपकरणों को बनाने, परिभाषित करने, बनाने और नई ध्वनियों की तलाश करने, लिफाफे को आगे बढ़ाने में कई महीने बिताए और फिल्म पर उनके काम की प्रशंसा की। 22 जुलाई को 2 एकल रिलीज किए गए, जिनका शीर्षक था पॉल ड्रीम और रिपल इन द सैंड। 126 फिल्म के स्कोर को 2022 ग्रैमी अवार्ड्स में विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंड ट्रैक के लिए नामांकित किया गया था। 127 मार्केटिंग। वैनिटी फेयर ने 14 अप्रैल 2020 तक ड्यून पर 2 भाग की व्यापक फर्स्ट लुक रिपोर्ट प्रकाशित की। 41 एम्पायर के अक्टूबर 2020 अंक की कवर स्टोरी में फिल्म पर एक गहन नज़र और कलाकारों और चालक दल के साथ साक्षात्कार शामिल थे। अतिरिक्त प्रथम प्रदान करते हुए फिल्म के ट्रेलर रिलीज से पहले देखें। 128 9 सितंबर 2020 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया था, जिसमें जिमर के स्कोर के साथ पिंक फ्लॉयड गीत एक्लिप्स 1973 का रीमिक्स दिखाया गया था। 129 इंडीवायर के जैक शार्फ ने ट्रेलर को एक सकारात्मक समीक्षा दी और लिखा, यह आंखों को झकझोर देने वाले सेट डिजाइन से भरपूर है। साथ ही उन्होंने कहा, दोनों डेनिस विलेन्यूवे और ग्रेग फ्रेजर ने इसमें एक मूर्खता ला दी है। फ्रैंक हर्बर्ट की दुनिया को ड्यून को फिल्म देखने वालों के लिए एक अद्भुत अनुभव बनाना चाहिए। 131 द रिंगर के माइल्स सरे ने भी ट्रेलर को सकारात्मक समीक्षा दी और महसूस किया कि ट्रेलर निस्संदेह आशाजनक लग रहा है, और कहा कि हालांकि स्रोत सामग्री कुख्यात रूप से अनुकूलनीय रही है, उन्हें लगा कि अभिशाप को तोड़ा जा सकता है। कलाकारों और विलेन्यूवे के निर्देशन के कारण 132 इसी तरह डेडलाइन हॉलीवुड के डिनोरे रामोस ने भी इसके पैमाने के लिए ट्रेलर की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि इसमें विज्ञान फाई प्रतिष्ठा और महाकाव्य पैमाने शामिल हैं, जिसमें दिमाग चकरा देने वाली कार्रवाई, सुरुचिपूर्ण सिनेमैटोग्राफी और काल्पनिक बारीकियां शामिल हैं, जो अभी भी जगह छोड़ती हैं ज़मीनी और बेहद मानवीय कहानी कहने के लिए। 130 फिल्म के पहले 10 मिनट 21 और 22 जुलाई 2021 को दुनिया भर के चुनिंदा आईमैक्स थिएटरों में दिखाए गए, जिसमें 22 जुलाई को फिल्म के पीछे के दृश्य और फिल्म के नाटकीय ट्रेलर की शुरुआत भी शामिल थी। 133 वायर्ड की एंजेला वॉटरटर ने कहा कि ट्रेलर आपको इसे सिनेमाघरों में देखने के लिए आग्रह कर रहा है। 135 वैरायटी की जेनिफर युमा ने कलाकारों और दृश्यों की प्रशंसा की और ट्रेलर को महाकाव्य कहते हुए इसके दायरे की प्रशंसा की। 136 इसी तरह द हॉलीवुड रिपोर्टर के आरोन काउच ने भी कलाकारों की प्रशंसा की और सोचा कि फिल्म एक महत्वाकांक्षी विज्ञान फाई रूपांतरण थी। 137 वैनिटी फेयर के एंथोनी ब्रेजनिकन ने भी ट्रेलर को सकारात्मक समीक्षा दी और कहा, कहानी से अपरिचित लोगों के लिए यह अधिक रहस्यमय लगेगा, लेकिन जैसे चानी ने पॉल को सपने में संदेश भेजा था, यह बड़ी प्रभावशाली चीजों का संकेत देता है आने के लिए। 138 वल्चर के जो हेलॉक भी ट्रेलर से प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की वकालत की और दृश्यों की अलौकिक प्राकृतिक सेटिंग्स के रूप में प्रशंसा की। 139 एंटरटेनमेंट वीकली के लिए लिखते हुए क्रिश्चियन होलूब ने महसूस किया कि ट्रेलर मंच को साफ सुथरा बना देता है। 140 26 फरवरी 2019 को फनकॉम ने आगामी ड्यून फिल्मों से संबंधित गेम विकसित करने के लिए लीजेंडरी एंटरटेनमेंट के साथ एक विशेष साझेदारी में प्रवेश किया। 141 सितंबर 2020 में मैकफर्लेन टॉयज ने फिल्म के पात्रों के आधार पर 7 इंच की आकृतियों की एक श्रृंखला शुरू की। 142 बैरन हरकोनेन की 12 इंच की आकृति उसी समय पेश की गई थी।
142 एक्शन आंकड़े दिसंबर 2020 में जारी किए गए थे। 143 एक आर्ट बुक द आर्ट एंड सोल ऑफ ड्यून 22 अक्टूबर 2021 को फिल्म के साथ जारी की गई थी। पुस्तक कार्यकारी निर्माता तानिया लापॉइंट द्वारा लिखी गई थी और इसमें शामिल थे जिमर द्वारा रचित इसी नाम का एक साउंड ट्रैक एल्बम। पुस्तक मानक और डीलक्स दोनों संस्करणों में उपलब्ध थी। 144 रिलीज नाटकीय और स्ट्रीमिंग। ड्यून मूल रूप से 20 नवंबर 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 18 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। 145 37 146 फिर फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित कर दिया गया, इस बार 1 अक्टूबर तक। 2021 द बैटमैन के रिलीज डेट स्लॉट को ले रहा है, जहां इसे नाटकीय रूप से 3D में रिलीज किया गया था। 147 जून 2021 के अंत में वार्नर ब्रदर्स ने नो टाइम टू डाई के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए फिल्म की अमेरिकी रिलीज की तारीख को फिर से 3 सप्ताह बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2021 कर दिया। 148 घरेलू उत्तर। ये अमेरिकी रिलीज की तारीख से 1 महीने पहले फिल्म को फ्रांस, इटली, स्वीडन और स्विट्जरलैंड सहित 15 सितंबर से शुरू होने वाले अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, जहां HBO मैक्स नहीं है, नाटकीय रूप से रिलीज होने का कार्यक्रम था। 149 150 151 संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज से 1 सप्ताह पहले वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि HBO मैक्स पर फिल्म की उपलब्धता 21 अक्टूबर 2021 की शाम से शुरू होगी, जो रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए गुरुवार की शुरुआत में सामान्य नाटकीय प्रदर्शन से संबंधित है। शुक्रवार को हालांकि स्टूडियो अपने अधिकांश हाइब्रिड थिएट्रिकल बटा HBO मैक्स रिलीज के लिए गुरुवार की शुरुआत में पूर्वावलोकन नहीं कर रहा था। दूसरा अपवाद द सुसाइड स्क्वाड है, जिसकी गुरुवार की शुरुआत में पूर्वावलोकन बटा HBO मैक्स रिलीज के लिए भी यही रणनीति थी। 152 2021 वार्नर ब्रदर्स की सभी फिल्मों की तरह ड्यून को 1 महीने की अवधि के लिए HBO मैक्स पर एक साथ स्ट्रीम किया गया था। 153 इसके बाद फिल्म को सेवा से हटा दिया गया और सामान्य होम मीडिया रिलीज शेड्यूल का पालन किया गया। 153 154 जिस प्रक्रिया के समान वार्नर ब्रदर्स ने वंडर वुमन 1984 2020 के लिए उपयोग किया था। 155 विलेन्यूवे और लेजेंडरी एंटरटेनमेंट सहित कई प्रोडक्शन कंपनियों और निर्देशकों ने फैसले पर असंतोष व्यक्त किया। 156 वैरायटी में प्रकाशित एक कॉलम में विलेन्यूवे ने लिखा, स्ट्रीमिंग से बढ़िया कंटेंट तैयार हो सकता है, लेकिन ड्यून के दायरे और पैमाने की फिल्में नहीं। वार्नर ब्रदर्स निर्णय का मतलब है कि ड्यून को व्यवहार्य होने के लिए वित्तीय रूप से प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा और पायरेसी अंततः जीत जाएगी। मेरी टीम और मैंने इसे एक अद्वितीय बड़े स्क्रीन अनुभव बनाने के लिए अपने जीवन के 3 साल से अधिक समर्पित कर दिए। हमारी फिल्म की छवि और ध्वनि को सिनेमाघरों में देखने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। 157 ड्यून का वर्ल्ड प्रीमियर 3 सितंबर 2021 को 78वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 158 159 इसे 11 सितंबर 2021 को ओंटारियो प्लेस सिनेस्फेयर में आईमैक्स प्रीमियर स्क्रीनिंग के साथ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया था। 160 161 15 अक्टूबर 2021 को फिल्म के लंदन प्रीमियर में भाग लेने के बाद जेसन मोमोआ को COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। 162 163 17 अक्टूबर को फिल्म अपनी नियोजित US और HBO मैक्स रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक हो गई थी। 164 फिल्म 3 दिसंबर 2021 से आईमैक्स थिएटरों में नाटकीय प्रदर्शन के लिए लौट आई।
165 24 जनवरी 2024 से इन स्क्रीनिंग में मार्च 2024 की रिलीज से पहले ड्यून पार्ट 2 का एक विशेष पूर्वावलोकन शामिल था। 166 होम मीडिया। फिल्म को डिजिटल रूप से 3 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जबकि फिल्म के ब्लूरे, डीवीडी और अल्ट्रा एचडी ब्लूरे संस्करण 11 जनवरी 2022 को वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा रिलीज किए गए थे। 167 होम मीडिया पर रिलीज होने के बाद ड्यून संयुक्त ब्लूरे और डीवीडी बिक्री के साथ साथ समर्पित ब्लूरे बिक्री चार्ट के लिए एनपीडी वीडियो स्कैन फर्स्ट अलर्ट चार्ट पर पहले स्थान पर रहा। 168 द नंबर्स के अनुसार इसने पहले सप्ताह में $3.6 मिलियन में संयुक्त रूप से 2,15,375 ब्लूरे और डीवीडी इकाइयां बेचीं। 3 घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ द्वारा विस्थापित होने से पहले इसने एनपीडी समूह के दोनों चार्टों पर अगले 2 सप्ताह तक शीर्ष स्थान बरकरार रखा। 169-170 इसके अलावा यह रेड बॉक्स कियोस्क से 3 सप्ताह तक सबसे अधिक किराए पर लिया जाने वाला शीर्षक भी था। 171-172 एनपीडी वीडियो स्कैन फर्स्ट अलर्ट चार्ट के अनुसार यह जनवरी महीने में सबसे अधिक बिकने वाली फिल्म थी। 173 स्वागत। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी दी, पूरी डिटेल आपको बता दी है और फाइनली ये हमें एक तरह से 1 मार्च से सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। तो आप में से कितने लोग इसका टिकट बुक करा चुके हैं नीचे एक तरह से कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी हैं। आप एडवांस बुकिंग करा सकते हो और ओटीटी का इंतज़ार कर रहे हो तो आपको तकरीबन 3 से 4 महीने का इंतज़ार जो तकरीबन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 या 3 महीने तकरीबन ये कंटिन्यू में सिनेमा हॉल में देखने को मिलने वाली है और बहुत ही एक तरह से दिनों के बाद ये जो एक तरह से नया पार्ट है इसका हमें देखने को मिला। यही कारण है इसका जो क्रेज़ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।